हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिस इज सी कृष्णा भुजानी एंड यस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिवाइज करने वाले फटाफट से कंपोजिशन लेवी का। सर ये क्या स्कीम है, किन के लिए है, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या प्रोविजंस है, सारी चीजें हम फटाफट से ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने एंड आप लोग अगर चाहे तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, काफी ये जो सेक्शन 10 है मैंने 3 पेजेस में पूरा कवर किया है, तो आप लोगों को 1.5 डेज में भी रिवाइज करने में इस नोट से काफी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंपोजिशन लेवी किन के लिए सर? ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स मतलब छोटे, जिनका टर्नओवर कम हो, विद इन द लिमिट एक टर्नओवर हो। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या लिमिट्स है टर्नओवर की। सो विद इन द लिमिट्स अगर उनका टर्नओवर है, दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्मॉल टैक्स पेयर्स। उनके लिए ये जो स्कीम है वो वॉलेंटरी है, मतलब उनको चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सो वॉलेंटरीली एंड ऑप्शनल स्कीम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब मेजरली इसमें 3 सेक्शन है। मेन तो 10 है, सेक्शन 10(1), 10(2) एंड 10(2)(a). ठीक, 10(1) एंड 10(2) किसके बारे में बात करता है सर? जिनका बिजनेस गुड्स का एंड रेस्टोरेंट का है। ठीक है, दोज हु आर एंगेज्ड इन सप्लाइंग व्हाट? गुड्स एंड गिविंग व्हाट? रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये दोनों ही किस में आते हैं? 10(1) एंड 10(2) में। ठीक है, अब अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल टैक्स पेयर्स, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स मतलब उनकी टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी। ओके, पहले हम बात करते हैं 10(1) एंड 10(2) की, जिसमें उनका बिजनेस क्या है? गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस का। ठीक है, तो अगर गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस का आपका बिजनेस है एंड इफ यू फॉल इन दीज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उस केस में आपका टर्नओवर क्या देखा जाएगा सर? 75 lakhs। मतलब अगर मेरा टर्नओवर 75 lakhs तक का है, I will be called as small taxpayer and I am eligible to enter into this composition scheme. ठीक है, सो देखो कौन से स्टेट्स है सर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, बट ये 3 स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको छोड़ के बाकी जितने भी अपना सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अपना ये मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारी चीजें, ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के हम क्या टर्नओवर देखेंगे? 75 lakhs। ठीक है, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स है, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स है उसमें टर्नओवर क्या देखा जाएगा? 1.5 CR, 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखा जाएगा। किस केस में सर? व्हेन यू are in the business of supplying what? Goods and restaurant services. Goods अलग है, रेस्टोरेंट सर्विस अलग है। ठीक है, now come to, अभी यहां पर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला कि जो जो गुड्स की सप्लाई करता है उनके लिए हमने टर्नओवर लिमिट इतना प्रिस्क्राइब किया है। यहां पर कहीं भी सर्विसेज का बात नहीं आया था। ठीक है, तो जो सर्विसेज में एंगेज्ड है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो लोग ने कहा कि हमको भी इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए। ठीक है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है इसका स्कीम का बेनिफिट? तो अगर आप लोग ने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो यहां पर मार्जिनल लिमिट तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट उस मार्जिनल लिमिट तक ही क्यों? अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में ही एंगेज्ड है, ठीक है, ये तो क्या हो गया? अगर आप गुड्स बेच रहे हो, साथ में थोड़ी सी सर्विस अगर दे रहे हो, जैसे आपका कार का शोरूम है, ठीक है, आप कार सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद लेकिन कार की रिपेयरिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब भी तो उसके रिलेटेड सर्विसेज है ना। तो यहां पर जो लिखा है कि दोज हु सप्लाई एंगेज्ड इन ओनली गुड्स, वो लोग अगर थोड़ी सी सर्विसेज सप्लाई कर देते हैं तो क्या वो लोग कंपोजिशन लेवी में नहीं आ पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लोग गुड्स सप्लाई करते हैं, साथ में कुछ लिमिट तक की सर्विस उन लोग सप्लाई कर सकते हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कितनी लिमिट तक की सर्विस उन लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये हो गए जो गुड्स के साथ सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। बट वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ही सप्लाई करते हैं, उनका मेन जो बिजनेस है दैट इज व्हाट? इन सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और साथ में अगर उनको गुड्स बेचना है, वो लोग बेच सकते हैं, गुड्स में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था? गुड्स के साथ सर्विसेज की लिमिट थी। ठीक है, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होलसेल सर्विसेज बेच रहे हो, साथ में आपको जितना भी कुछ करना है, जितना भी कुछ बेचना है, आप बेच सकते हो। ठीक है, सो सर्विसेज के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, सेक्शन 10(2)(a) ये अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें टर्नओवर लिमिट क्या प्रिस्क्राइब की गई सर? 50 lakhs की।
ठीक है। सो ये थे आपके सारे टर्नओवर लिमिट्स, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। 10(1) एंड 10(2) गुड्स एंड रेस्टोरेंट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक्सेप्ट दिस हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी सर 75 लाख की। एंड रिमेनिंग स्टेट्स के लिए क्या होगा सर 1.5 CR। उसके बाद हमने देखा कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है 10 to A में उनकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी 50 लाख रुपीस। ओके, ये हो गया सर। अभी हम लोग कब से बोल रहे हैं कि टर्नओवर इतना लिमिट होना चाहिए, तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है? क्या जो सेल्स करेंगे उसका बस टोटल ले लेंगे क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपन के पास हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है देखो सर, कंप्यूटिंग दिस टर्नओवर लिमिट्स इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर आर एज फॉलोज। ये होता है एग्रीगेट टर्नओवर, जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड होगी एंड कुछ चीजें हमें उस एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करनी है। क्या चीजें हैं वो सर देखो, वैल्यू ऑफ, क्या इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर पे, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। ऑब्वियसली जो आउटवर्ड सप्लाई आप करोगे वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे इंक्लूड होगी। ठीक है, तो पहला आपका टैक्सेबल सप्लाईज, दिस इज योर आउटवर्ड सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, भले ही एग्जेम्प्ट है लेकिन है तो सप्लाई, सो वो भी आपको इंक्लूड करना है। एक्सपोर्ट्स, जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो भी आपको इंक्लूड करना है। एंड इंटर स्टेट सप्लाईज, दैट ऑल्सो यू नीड टू इंक्लूड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए सर, all the outward supplies which you have to include in the aggregate turnover। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है। क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है सर, ये देखिए, आप अपने एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट में टैक्स की वैल्यू नहीं ला सकते। ठीक है, वो टर्नओवर में आप अगर टैक्स भी इंक्लूड कर दोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली आप टर्नओवर पे फिर टैक्स कैलकुलेट करोगे और टर्नओवर में ही टैक्स का अमाउंट इंक्लूड कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, CGST, SGST, IGST और सेस। और क्या एक्सक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, जो भी परचेस करते हैं आप, जिसमें आप खुद, दैट इज द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर व्हाट, रिवर्स चार्ज, वो भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना है। क्योंकि आप खुद सोचो, टर्नओवर मतलब आउटवर्ड सप्लाई, ये तो आपकी इनवर्ड सप्लाई है जिसमें आप टैक्स पे करोगे अंडर रिवर्स चार्ज, आपको वो चीज इंक्लूड नहीं करनी है। क्या और इंक्लूड नहीं करना है, जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, लाइक आपके पास बैंक में पैसे पड़े, हर मंथ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो आता है वो भी तो एक तरह की आपकी इनकम ही हुई, तो फिर इसको एग्रीगेट टर्नओवर पे इंक्लूड करने से क्यों मना किया जा रहा है? आप देखो कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी लोग है, हर इंसान का इंटरेस्ट एक इनकम तो फिक्स रहता ही है ना, इंटरेस्ट बैंक से तो आता ही है। और अगर आपने एग्रीगेट टर्नओवर मान लो कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल वो आ रहा है 1.40 करोड़। ठीक है, 1.40 करोड़ आ रहा है। अब आपने अपनी इंटरेस्ट की इनकम कैलकुलेट करी, वो आ रही है फॉर एग्जांपल 0.70 करोड़। ठीक है, 0.70 करोड़ इतनी आ रही है। अब अगर आप इसको इंक्लूड करोगे अपने एग्रीगेट टर्नओवर पे, तो क्या ये क्रॉस कर जाएगा क्या 1.5 CR? यस, इट विल क्रॉस 1.5 CR। आप खुद देख लो, 7, 8, 9, 10, 11, इट विल क्रॉस। ठीक है, सो अननेसेसरी सिर्फ इंटरेस्ट का टर्नओवर इंक्लूड, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करने से आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ये तो हर बिजनेसमैन की, हर स्मॉल टैक्स पेयर्स की ये इनकम होगी इंटरेस्ट की। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको आपके कंपोजिशन लेवी के अकॉर्डिंग, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटरेस्ट इनकम को क्या करना है सर, एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इज सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। वही आपकी इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट इनकम आपको एक्सक्लूड करनी है। समझ आई बात? तो क्या इंक्लूड करोगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट। एंड ये ध्यान रखना, ऑफ द पर्सन जिनका सेम पैन है, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, वो सबका मिला के आपको ये सारे आउटवर्ड सप्लाईज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ताकि आप उसको एग्रीगेट टर्नओवर पता लगा सको कि आपका लिमिट कितना है। ठीक है, ये हो गया सर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का। अब ये दो और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नोट्स है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आएंगे। वो क्या है देखो सर, दीज ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1st April ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 जून
30 जून और ये अप्रैल मई, ठीक है, ये 3 मंथ्स तक आपका जीएसटी में ही रजिस्ट्रेशन होने की कोई लाइबिलिटी नहीं थी। आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 20 लाख से एक्सीड किया ही नहीं था। 20 लाख से एक्सीड किया आपका टर्नओवर कब? 30 जून को, ठीक है। आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब किया? फिर जून में रजिस्ट्रेशन किया। तो जून के बाद आपका मेन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पहले, ठीक है, जब वो लाइबल हुआ था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके पहले के जो 3 मंथ थे उसमें भी तो उसने कुछ सेल्स किया होगा। तो क्या वो सेल्स को भी हमें इस कंपोजिशन स्कीम वाले टर्नओवर में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? तो बिल्कुल करना है, वही चीज लिखिए। ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल टू अ फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट व्हेन ही बिकम्स लाइबल। मतलब अप्रैल, मई और जून में वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो तीनों मंथ्स का आपको क्या करना पड़ेगा सर? टर्नओवर इंक्लूड करना पड़ेगा, लाइक द वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? मैंने यहां पर क्या बोला था आपको कि आउटपुट सप्लाई की वैल्यू में आपको इंटरस्टेट भी इंक्लूड करना है और एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करना है। लेकिन आपको ये इंक्लूड कब करना है? सिर्फ आपको एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए कि आप एलिजिबल हो कंपोजिशन लेवी में आने के लिए या फिर नहीं हो, ठीक है। लेकिन सर एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया टर्नओवर, आप अब कंपोजिशन लेवी में आ चुके हो, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हो। उसके बाद जैसे ही आपने कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लिया है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, आफ्टर दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट आर रेलेवेंट ओनली फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स जो है ना सर, नॉट एलिजिबल टू मेक इंटरस्टेट सप्लाईज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। समझ आया? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, टिक कर लेना, मार्क कर लेना कि इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। लेकिन जैसे ही आप कंपोजिशन टैक्स पेयर बन जाओगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक दोस सप्लाईज लाइक इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। आप खुद सोचो, कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम लाने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? कि जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, जिसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं किए, वो लोग भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले, ताकि हमें उनका डेटा पता चले, हमें पता चले कि इससे कितने सारे स्मॉल टैक्स पेयर्स है जो कंपोजिशन लेवी में आए हैं, जिनका क्या बिजनेस है, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, इंटर स्टेट सप्लाईज, आपको पता है इंटर स्टेट सप्लाईज जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है। मतलब अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, भले ही आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस नहीं किया है, बट स्टिल यू आर कंपलसरीली लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। तो अगर वो लोग ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, तो अननेसेसरी इंटर स्टेट सप्लाई वालों को दोबारा गवर्नमेंट क्यों बोलेगी कि आओ तुम 1% में टैक्स दो? ऐसा तो नहीं बोलेगी ना। ये तो ऑलरेडी जितना भी रेलेवेंट टैक्स रेट्स है 5%, 12%, फिर 18% इसमें दे रही है। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि इंटरस्टेट सप्लाई कंपोजिशन लेवी में आए और वो 1% में टैक्स दे। नहीं, दे आर ऑलरेडी गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? अदर देन इंटरस्टेट एंड एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, जो कंपोजिशन लेवी एलिजिबल नहीं है, जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स दे आर नॉट एलिजिबल टू मेक दिस सप्लाईज। ये सिर्फ कैलकुलेट करता है अपन डिटर्मिनेशन पर्पस के लिए, ठीक है सर। ये हो गया आपका। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? मैंने आपका एक बेस बना दिया कि कंपोजिशन लेवी क्यों आया, क्या चीजें हैं। अब फटाफट अपन पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंपोजिशन स्कीम, आपको एग्रीगेट टर्नओवर पेन वाइज कैलकुलेट करना है, आपने अभी पढ़ लिया। बट फॉर पेमेंट के लिए आपको स्टेट वाइज टर्नओवर कैलकुलेट करना है, जिसमें एक्सक्लूड करना आप सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया बेसिस में आपने क्या किया, अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जब आपकी टैक्स पेमेंट की बारी आएगी, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप महाराष्ट्र में हो, ठीक है, आप गुजरात में हो, तो हर जगह का आपको क्या करना है, स्टेट का टर्नओवर निकालना है। उस स्टेट के टर्नओवर पे यू आर गोइंग टू पे टैक्स स्टेट वाइज, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि मैंने जब बताया था कि यहां पर अप्रैल, मई और जून में यू आर बिकमिंग लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ये तीनों आप किस में इंक्लूड करते हो? एग्रीगेट टर्नओवर के डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन जैसे ही आपका टैक्स पेमेंट का बारी आएगा, आप जून के बाद से जो टर्नओवर होगा ना सर, उस पे टैक्स पेमेंट करोगे, ना कि अप्रैल, मई, जून, जहां पर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिए थे एंड यू आर नॉट लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो इन 3 मंथ्स का आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है।
सिर्फ क्यों यूज किया आपने इसको? एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। समझ आई बात? क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले तो लो रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर से उन टैक्स पेयर्स के लिए, सिंपल कैलकुलेशन है टैक्स का विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? टर्नओवर। टर्नओवर निकालो, मल्टीप्लाई कर दो अपने टैक्स रेट से, एंड अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न। ठीक है, आई एम सो सॉरी, अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न। डन सर, डन। नाउ हम टैक्स रेट्स जान लेते हैं, रेट्स ऑफ टैक्सेस। क्या रेट्स ऑफ टैक्सेस है सर? देखिए, गुड्स के केस में 3 कैटेगरीज है। अगर गुड्स का कोई मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए क्या टर्नओवर और क्या रेट ऑफ टैक्स है? 0.5C, 0.5S जीएसटी और एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये हो गया। और रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए सर क्या है? 2.5 है सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद सर अदर्स, इन दोनों के अलावा फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स हो गए, उनके लिए क्या रहेगा सर? 0.5% प्लस 0.5C और एस ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप देखो यहां पर था टर्नओवर इन अ स्टेट, यहां पर क्या था? टर्नओवर इन अ स्टेट, बट सिर्फ और सिर्फ अदर्स के केस में टर्नओवर क्या है? ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब यहां पर आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूडेड है, टैक्सेबल भी इंक्लूडेड है, बट यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सप्लाई इंक्लूडेड है? दैट इज व्हाट? टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, ये हो गया गुड्स के केस में रेट ऑफ टैक्सेस। सर्विसेज के रेट में सर्विसेज के केस में रेट ऑफ टैक्सेस क्या रहेगा? 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो यहां पर 3% और 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है सर, ये एक पेज डन अपना। अब अपन आते हैं प्रोसीजर। आपको पता चल गया कि आपको कंपोजिशन लेवी, आप एलिजिबल हो कंपोजिशन लेवी में आने के लिए, क्या प्रोसीजर है उसमें अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसीजर रहने वाले? देखो सर, 2 तरीके के पर्सन होंगे, कैटेगरी ऑफ पर्सन। सबसे पहला, जो अभी तक जीएसटी में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन लेने वाला है अंडर जीएसटी, उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इन पार्ट बी, दैट इज फॉर्म जीएसटी REG 01। इस फॉर्म के पार्ट बी में इंटीमेशन देना पड़ेगा कि दैट आई वांट टू रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, जिसका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी क्या रहने वाला है सर? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन से योर इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी भी वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑप्ट करता है कंपोजिशन लेवी के लिए, वो क्या करेगा? वो भी इंटीमेशन देगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पहले से क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो, और अब आपको किस में आना है? कंपोजिशन लेवी में आना है, तो आपको कब आना पड़ेगा कंपोजिशन लेवी में सर? आपको कंपोजिशन लेवी में आना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है उसके पहले ही आप क्या कर दोगे सर? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इंटीमेशन दे दोगे। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में एंड आपको कंपोजिशन लेवी में आना है, देन यू हैव टू give an intimation in prescribed form prior to the commencement of financial year, ताकि आप 1 अप्रैल स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से किस में आ जाओ? कंपोजिशन लेवी में आ जाओ। इसका इफेक्टिव डेट क्या रहने वाला है? बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट आप कभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लियो तो ऐसा वेट नहीं करना है कि कब आएगा, कब मेरा कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर तब मैं अप्लाई करूंगा, नहीं। जब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी रेगुलर स्कीम में और आप तब कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर का। उसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, अदर पॉइंट्स क्या है देखिए। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स और रेसिपिएंट्स, एंड ऑल्सो इनका रेट ऑफ टैक्स क्या रहता है? कम रहता है, तो इनको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। इनको क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई शेल बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। उसके बाद टैक्स शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट। मैंने अभी बताया कि रेसिपिएंट से दे आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट टैक्स, ओके, दे आर ओनली लाइबल टू पे टैक्स एट वेरी लो रेट ऑफ टैक्स लाइक 1%, 5% और 6%। ठीक है, आईटीसी शेल नॉट बी अवेल। कंपोजिशन स्कीम वालों को गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो अगर आपको कम रेट ऑफ टैक्स पे करना है ना, हमारी इतनी सारी कंडीशंस माननी पड़ेगी। ठीक है, एक साइड से लो एक साइड से दो, तो फिर अगर आपको कम रेट ऑफ टैक्स देना है तो आपको ये सारी चीजें हमारी माननी पड़ेगी। बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, रेसिपिएंट से आप टैक्स पे नहीं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम इफ अ वर्ड शेल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। वही सेम पैन में आपको दिस इज वर्ड।
composition scheme if a word shall include all registered person having same PAN, and then penalty shall be imposed in case of irregular availment of the composition scheme. अगर आपने कुछ conditions नहीं मानी, ठीक है, तो आपको क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी. ओके सर, लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. What are the conditions and restrictions of for composition levy? जो भी पर्सन ऑप्ट करता है सर कंपोजिशन के लिए नाइदर सीटीपी नॉर एनआरटीपी, उसके बाद इनवर्ट सप्लाई में वो किसमें टैक्स पे करेगा 9(3) और 9(4) में. नॉट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर, ये वर्ड ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर. अगर ट्रेडिंग होगा तो अलाउड है कंपोजिशन लेवी के लिए, बट अगर वो नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, तो फिर वो क्या कर सकता है? कंपोजिशन लेवी में नहीं आ सकता. ठीक है. और नोटिफाइड सर्विसेज ऑल्सो इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज. तो नोटिफाइड गुड्स कौन से है सर? आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एग्रीगेट, फ्लाई ब्लॉक्स, ये सारे क्या है सर? आपके नोटिफाइड गुड्स है. अब इसको क्यों हटाया गया? क्यों इनके मैन्युफैक्चरर्स को इसमें कंपोजिशन लेवी में नहीं आने दिया जा रहा है? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इसके टैक्स रेट्स, आप सर्च करना, ठीक है, तो इनके टैक्स रेट्स ऑलरेडी काफी हाई है. तो अननेसेसरी हाई टैक्स रेट्स जो है जिनके, उनको कंपोजिशन लेवी में लाके 1% में टैक्स पे कराने की कोई नीड नहीं थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटाया गया. उसके बाद आपका उसको मेंशन करना है, जो भी कंपोजिशन लेवी में आना चाहता है और वो आ चुका है, ऑप्ट किया हुआ है, तो उसको मेंशन करना है वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम. उसके बाद वो क्या मेंशन करेगा? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट अ प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस. बाहर जो भी बोर्ड लगा देगा दैट आई एम अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. ठीक है, ये हो गया सर. नाउ कौन से ऐसे पर्सन है जो अलाउड नहीं है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम हो गया ये तो. रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स. और कौन सा? रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज. अच्छा बताती हूँ. देखो, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. अगर आप ऐसी सप्लाई करते हो जिसमें टैक्स ही नहीं लगता, जिसमें जीएसटी ही नहीं लगता, उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कंपोजिशन स्कीम. उसके बाद सेकंड, सप्लायर जो कि एंगेज्ड है सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करने में. मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई आप सिर्फ कैलकुलेट करोगे एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, लेकिन जैसे आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू मेक एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाईज. अब जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई करता है उसको तो अलाउ ही नहीं रहेगा कि वो कंपोजिशन स्कीम में आए. ठीक है. उसके बाद पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू कोई सप्लाई करता है, कोई भी सर्विस सप्लाई करता है, ठीक है, देखो, इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52. मतलब जो ईसीओ है वो टैक्स किस में कलेक्ट करेगा सर? टैक्स टीसीएस अंडर सेक्शन 52 में. तो उस पर्सन को भी कंपोजिशन लेवी में आने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, बट एक कंडीशन है. मैंने यहाँ पे क्या किया है? स्टार मार्क कर दिया है. आप अगर पीछे देखोगे तो ये स्टार मार्क मैंने लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2023, following procedure shall be followed by ECO, Electronic Commerce Operator, who is required to collect tax under Section 52 in respect of supplier goods made through it by a composition taxpayer. So देखो, सबसे पहले ECO is not allowed to enter in any interstate supply of goods made through it by the said person. मैंने जैसे बताया कि इंटरस्टेट सप्लाई करना अलाउड नहीं है, तो फिर ईसीओ भी क्या करेगा? उसके थ्रू जो भी सप्लाई है वो इंट्रास्टेट ही होगी. नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एनी इंटरस्टेट सप्लाई. उसके बाद वो कलेक्ट करेगा टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेम पर्सन एंड पेड टू द गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन प्रोविजंस ऑफ 52(3). मतलब टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52 एंड उसके बाद गवर्नमेंट को पे कर देगा. कौन? ईसीओ. इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेगा एंड डिटेल फर्निश करेगा अपनी किसमें? जीएसटीआर 8 फॉर्म में ऑन द कॉमन पोर्टल. ये 3 कंडीशंस अगर ईसीओ ने फुलफिल कर दी, उस केस में जो सप्लायर है ईसीओ के थ्रू जो सप्लाई कर रहा है, ही इज अलाउड टू एंटर इनटू व्हाट? कंपोजिशन लेवी. ठीक है सर, ये हो गया. उसके बाद
आपके जो मैन्युफैक्चरर, जो जैसे मैंने यहां पर बताया, मैन्युफैक्चरर और नोटिफाइड गुड्स दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू कंपोजिशन लेवी। उसके बाद सप्लायर जो कि सीटीपी एनआरटीपी है वो भी एंटर नहीं कर सकता कंपोजिशन लेवी में। ठीक है सर, लास्ट पेज आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, आइए देखिए मैंने क्या बताया था 10.1 और 10.2 में कि जो लोग गुड्स सप्लाई करने में एंगेज्ड है, क्या वो साथ में थोड़ी सी सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है कि कितनी लिमिट तक की सर्विस वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज विच इज सेम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10.1, दैट इज ओके, ये वाला 10.1 एंड 10.2। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, the registered person who is opting for composition levy for goods ही सप्लाई करता है, वो अलाउ उसको किया जाता है क्या करने के लिए? सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ऐसा क्यों कहा गया सर? क्योंकि 10.1 और 10.2 में रेस्टोरेंट सर्विस तो आप कितनी भी सप्लाई करो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसलिए यहां पर लिख दिया है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर आप गुड्स के साथ कुछ सर्विसेज भी सप्लाई करना चाहते हैं, देखो अलोंग विथ सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज कितनी सप्लाई कर सकते हैं सर? ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब आपका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट होगा उसका 10% निकालना, एंड 5 लाख जो दोनों में से जो भी हायर होगा, फॉर एग्जांपल 60 लाख से टर्नओवर, ठीक है, इन स्टेट, इंटू 10% आपने किया, कितना आएगा? 6 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर दैट इज 6 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट जितनी आप सर्विस सप्लाई कर सकते हो। बट यहां पर अगेन ध्यान रखना कि इंटरेस्ट डिस्काउंट जो है वो यहां पर भी कंसिडर मत करना। ठीक है सर, ये भी हो गया नाउ, और मैंने ये आपको इसी वाला पढ़ा दिया था। लास्ट टॉपिक बचा है विथड्रॉ करने के लिए। आप एक बार एंटर तो कर लिए कंपोजिशन स्कीम में, बट क्या आप विथड्रॉ कर सकते हैं क्या? 3 केसेस है विथड्रॉवल के। सबसे पहला, हु सीजेस टू सैटिस्फाई एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। मतलब मैंने आपको बताया इतनी सारी कंडीशंस गवर्नमेंट ने दिए, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अगर आपने कुछ फॉलो नहीं किया तो आपको कंपोजिशन लेवी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सो देखो, अगर आपका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ 75 लाख या फिर 50 लाख से एज द केस में भी एक्सीड करता है, तो फिर उस केस में आपको क्या कर दिया जाएगा? कंपोजिशन लेवी से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, फाइल एन इंटीमेशन, फिर आप क्या करोगे? इंटीमेशन फाइल करोगे फ्रॉम द स्कीम इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एंड देन कब फाइल करोगे? जैसे मान लो आपका 30 जून को टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर गया, इसके विद इन 7 डेज में, इसके विद इन 7 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज की है, ठीक है, टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर गया है और मेरे को कंपल्सन लेवी में अब नहीं रहना है। ठीक है, मैं नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने टर्नओवर लिमिट को एक्सीड कर दिया है। डन सर, तो उसको आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ओके, फाइल एन इंटीमेशन। इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन। जिस दिन वो जो भी डेट आपकी इंटीमेशन में वो इंटीमेट करेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका इफेक्टिव डेट, जहां से आप अब कंपल्सन लेवी में नहीं हो। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है ये? जो इंटेंट करता है, जो चाहता है कि मुझे इस स्कीम से बाहर निकलना है। देखो, आप भी वॉलंटरी सकते हो, आप भी वॉलंटरी सकते हो। अगर आपने कोई भी कंडीशन ब्रीच नहीं की है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस मतलब ऐसे कंट्रावीन नहीं किए हैं, उस केस में आप क्या करोगे सर? और आप चाहते हो कि मुझे स्कीम में अब नहीं रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द डेट ऑफ सच विथड्रॉवल। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी? जो आपने डेट मेंशन की होगी आपके इंटीमेशन पे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है? देखो, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। मतलब टैक्स अथॉरिटीज ने डिनाई कर दिया है। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसे रीजंस है कि इन रीजंस के कारण रजिस्टर्ड पर्सन जो है अब कंपोजिशन लेवी में एलिजिबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, तो फिर वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे सर? SCN इश्यू करेंगे। क्या इश्यू करेंगे? शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई करेगा, और जो प्रॉपर ऑफिसर है एक ऑर्डर पास करेगा। या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो डिनाई कर सकता है। ओके, इसकी इफेक्टिव डेट क्या रहेगी? shall be from the date include retrospective date determined by tax authorities, however such effective date shall not be prior to the date of contravention। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 30 जून को कॉन्ट्रावीन किया है कोई प्रोविजन, यहां से हो सकता है कि पूरी
आपको कंपोजिशन लेवी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये टैक्स अथॉरिटी के ऊपर है, प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट डिटरमाइन करेगा टैक्स अथॉरिटी, लेकिन 30 जून के पहले की नहीं हो सकती, इसके पहले तो उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया था। ओके सर, डन। अब ये तीनों ही पॉइंट्स में क्या है देखो, ईच ऑफ द अबव केस, जो भी पर्सन फर्निश करता है स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्स कंटेन होती है, स्टॉक ऑफ इनपुट्स कंटेन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन विड्रॉवल डिनाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल और डेट ऑफ डिनायल ऑर्डर। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आप देखो जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे तब क्या आपको आईटीसी मिलता था क्या? नहीं मिलता था। जैसे आप रेगुलर स्कीम में आ जाओगे, जैसे आपने विड्रॉ कर लिया, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको बाहर निकाल दिया और अब इसमें किस में डाल दिया, रेगुलर स्कीम में डाल दिया, तो क्या अब आपको आईटीसी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो आईटीसी मिलने के लिए आपके पास स्टॉक की डिटेल्स तो होनी चाहिए ना। तो जैसे ही जिस भी दिन आपका कंपोजिशन लेवी से विड्रॉवल हो रहा है उसके विद इन 30 days के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी स्टॉक ऑफ इनपुट की, इनपुट जो कि सेमी फिनिश्ड गुड्स में कंटेन्ड है और फिनिश्ड गुड जो कि आपके पास है। तो क्या रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ये याद रखना, ठीक है। और कौन सी डेट के, ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन विड्रॉवल डिनाइड, ठीक है सर। ये था आपका पूरा की पूरा कंपोजिशन लेवी का, मैंने बहुत डिटेल में रिवीजन कराया है विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ रीजंस। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और प्रॉपर प्यारी प्यारी रिवीजन वीडियोस के लिए एंड नोट्स के लिए। प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।